हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डी के शर्मा एजुकेशन। हाँ, तो आज की इस लेक्चर में हम देखेंगे द चैप्टर नंबर 2 ऑफ 6th क्लास हिस्ट्री। सो फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। आई जस्ट होप आपने वो वीडियो देख लिया है। आज हम नंबर 2 चैप्टर पे जा रहे हैं, जिसमें बोला गया है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। तो हम लास्ट चैप्टर में देखते हैं कि किस तरह से वो लोग हंट किया करते थे, गैदर किया करते थे फूड को, सो दैट अगले दिन भी खा सके। अब हम देखेंगे कैसे ग्रोइंग फूड की तरफ जाएंगे, यानी कि फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ कि मैंने आपके लिए नोट्स यहाँ पे बना दिए हुए हैं, सो देयर इज़ नो नीड टू राइट एनीथिंग। यहाँ पे सब कुछ नोटेड है, ठीक है। जो भी चीज़ें अभी हम पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे नोटेड हैं अलॉन्ग विद द important points, so you don't have any need to make the notes. if you want to you can, okay, that's your choice. चलो स्टार्ट करते हैं। पहले बुक से देख लेते हैं, फिर समरी हम नोट से ले लेंगे। सो यहाँ पे चलती है, लास्ट चैप्टर में हमने रशीदा की स्टोरी से स्टार्ट करा था। अभी हम देखेंगे तुषार की ट्रेन जर्नी से। अब जो तुषार हैं वो दिल्ली टू चेन्नई ट्रैवल कर रहे हैं अपनी कज़न की वेडिंग पे, और ट्रेन के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं। और उन्होंने देखा कि जब विंडो सीट की साइड वो बैठे हैं और वो देखते हैं कि जो ट्रीज़ हैं, हाउसेस हैं, जैसे जैसे ट्रेन आगे जा रही है तो वो सारी चीज़ें पीछे रह जा रही है, ठीक है। तो वहीं पे उनके अंकल कह देते हैं कि आपको पता है कि जो ट्रेन्स का आविष्कार था वो 150 ईयर्स एगो शुरू हुआ था। तो तुषार को लगता है कि उस टाइम फिर लोग कैसे ट्रैवल किया करते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इसी से स्टोरी स्टार्ट होती है, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। चलो, अर्लीस्ट पीपल, वाई वर दे ऑन द मूव? वो क्यों जाया करते थे एक जगह से दूसरी जगह पे, उनके क्या रीजंस हुआ करते थे? तो बोला जाता है कि जो लोग थे ना, ये एक जगह से दूसरी जगह पे चलने का ट्रेंड मिलियन ऑफ ईयर्स एगो हम देखते हैं, ठीक है। 2 मिलियन ईयर्स एगो से हम देखते आ रहे हैं, और इनको आज हम बोलते हैं हंटर गैदरर्स। ये नाम कहाँ से आया? बिकॉज ये फूड को गैदर किया करते थे आफ्टर हंटिंग द एनिमल्स। तो जनरली ये हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, फिशेस को पकड़ते थे, बर्ड्स हो गए, फ्रूट्स को गैदर किया करते थे, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स एंड एग्स। हंटर गैदरर्स जो थे एक जगह से दूसरी जगह पे जाया करते थे। बहुत सारे रीजंस थे। पहला रीज़न क्या आता है, क्योंकि वो एक जगह पे अगर बहुत लंबे टाइम तक रहेंगे तो वहाँ पे जो भी प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर फीड कर लेंगे, उनको खा लेंगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये चीज़ें बचेंगी नहीं। तो उनको ये लगा कि एक जगह पे हमारी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, हमें दूसरी जगह पे चले जाना चाहिए। सेकंड रीज़न आता है एक जगह से दूसरी जगह पे जाने का, बिकॉज जब एनिमल को हंट करने के लिए सर्च करते होंगे ये लोग, तो इनको एक जगह से दूसरी जगह तो जाना ही पड़ता होगा ना। ज़रूरी नहीं है कि जिस लोकेलिटी में ये लोग रह रहे हैं वहीं पे इनको एनिमल मिल जाएगा, वहीं पे इनको प्रे मिल जाएगा। तो ये क्या करते थे, उस लोकेलिटी से दूसरी तरफ भी जाएंगे सो दैट दे गेट अ फूड, ठीक है। तो सेकेंड रीज़न ये आ गया। फिर उसके बाद आता है थर्ड रीज़न। थर्ड रीज़न का मतलब है कि जो प्लांट्स और ट्रीज़ होते हैं वो फ्रूट बेयर करते हैं, बट डिफरेंट सीजन्स में। एक ही सीज़न में सारे फ्रूट्स बेयर नहीं करते, क्योंकि जैसे एप्पल है, एप्पल ग्रो करेगा अराउंड विंटर सीजन में, वैसे ही सिट्रस आ जाएंगे तो सिट्रस फ्रूट ग्रो करेंगे कहीं ना कहीं समर, या फिर जो ज़ैद क्रॉप्स होती हैं उसमें बोल लो, क्यूकम्बर हो गया ज़ैद क्रॉप अगेन। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर बोला फोर्थ रीज़न कि प्लांट एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। अब देखो, तभी तो पुराने लोग जो थे ये वाटर बैंक्स के नज़दीक रहा करते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सारे के सारे एनिमल्स आएंगे और प्लांट्स की जो क्वालिटी होगी और क्वांटिटी होंगी वो दोनों ही ज़्यादा होंगी उस एरिया में। तो इसी वजह से वो लोग वाटर की तरफ ज़्यादा शिफ्ट करा करते थे, टुवर्ड द लेक, स्ट्रीम्स, रिवर्स। और ज़्यादातर जो रिवर्स होती हैं और लेक्स होती हैं वो पेरेनियल होती हैं। अब यहाँ पे पेरेनियल का क्या मतलब है? थ्रू आउट ईयर, यानी कि मौसम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी कि उनमें पानी आएगा, उनमें थ्रू आउट ईयर पानी रहता है। कहाँ से आता है फिर? तो बड़े बड़े ग्लेशियर्स होते हैं, उनसे पानी यहाँ पे आता रहता है कॉन्टीन्यूसली। तो दैट्स वाई जो लोग थे इन्होंने बैंक्स के अराउंड रहना शुरू करा। आर्कियोलॉजिस्ट हैड फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर मेड एंड यूज्ड। सबसे पहले तो आएंगे टूल्स। टूल्स किस लिए चाहिए? अब देखो, एनिमल को किल करना है तो कुछ ना कुछ शार्प चीज़ तो चाहिए ना जिससे वो मरेगा। और फिर चलो मार भी दिया, किल हो गया। किल करने के बाद उसको खाना है तो छोटे छोटे पीसीज में भी तो कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए चाहिए होते थे टूल्स। ये जो टूल्स थे ये स्टोन के भी बने होते थे, वुड के एंड बोन के भी। तो जो स्टोन का माना जाता है दैट इज़ सर्वाइव्ड मोस्ट। सबसे बेस्ट जो था वो स्टोन टूल था उस टाइम का। कुछ एक स्टोन टूल्स जो थे वो यूज़ क्यों करे जाते थे? तो जैसे मीट को कट करना,
ठीक है, या फिर बोन के अंदर से बोन मैरो खाया करते थे वो लोग, तो बोन को भी तोड़ना पड़ेगा। फिर स्क्रैप बार्क, बार्क यानी कि ट्री का जो तना होता है ना, इसको अगर स्क्रैप करना है तो उसके लिए भी चाहिए होगा। और एनिमल स्किन को निकालने के लिए, फ्रूट्स को चॉप करने के लिए, रूट्स को काटने के लिए। तो ये लोग क्या किया करते थे, जो इनके टूल्स होते थे ना, कुछ इस तरह से होते थे इनके टूल्स, उस पे ना हैंडल्स भी लगा दिया करते थे ताकि उसको पकड़ना ईजी हो, अपने हाथ पे चोट ना आए, तो उस वजह से हैंडल भी लगा दिया करते थे। इसके अलावा और भी कई सारे टूल्स थे, जैसे चॉप वुड करने के लिए एंड यूज फॉर द फायर वुड। इन्होंने बाद में फायर का भी आविष्कार करा। फायर का यूज़ क्या क्या होता है, एक तो एज अ सोर्स ऑफ लाइट यूज़ होगा, ठीक है, फिर मीट को रोस्ट करने के लिए होएगा, एनिमल्स को दूर रखना है तो उस चीज़ के लिए होगा। और इवन ये जो स्टोन टूल था ये स्टिचिंग में भी यूज़ किया करते थे। अब ये कपड़े पहनते थे ना, वो चमड़े की, टार्जन आपने देखा होगा, तो उस चमड़े की जो क्लोथ हुआ करते थे इनकी, उसको स्टिचिंग किया करते थे विद द हेल्प ऑफ दी स्टोन टूल्स। अगेन यहाँ पे दिखाई भी गई हैं चीज़ें। पहली जो है इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से डिगिंग कर रहा है ग्राउंड की फॉर द एडिबल रूट्स, और राइट में स्टिचिंग दिखाई गई है कि किस तरह से ये क्लोथ्स की स्टिचिंग करते थे विच वॉज मेड अप ऑफ एनिमल स्किन। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट आ जाती है। फिर आता है लुक एट द मैप नंबर 2, ये नीचे दे रखा है। ये सारी की सारी जो साइट्स यहाँ पे दे रखी है ना, ये कुछ हंटर गैदरर्स यहाँ पे मिले थे और इन काफ़ी सारी एरियाज़ में ये रहे थे। और ये मोस्ट ऑफ द साइट्स आप देखोगे यहाँ पे। चलो, सबसे इम्पॉर्टेंट आ जाती है हंसकी। ये जो हंसकी है ना, इसके ऊपर से जाती है कृष्णा रिवर और नीचे से जाती है तुंगाभद्रा रिवर, इसलिए ये जगह इंपॉर्टेंट हो जाती है। बीच में क्या है, हंसकी, ठीक है, ये वाला हंसकी एरिया। ये कृष्णा रिवर आपको पता होना चाहिए कहाँ से ओरिजिनेट करती है, तो महाबलेश्वर, ठीक है, वही नीचे तुंगाभद्रा रिवर आ जाती है। तो इनके बीच में जो जगह लाया करती है वो है हंसकी, ठीक है। अब यहाँ पे ना देखो, रेड कलर की चीज़ बता रही है पेलियोलिथिक साइट्स, तो ये जितने भी रेड कलर्ड है ना, हंसकी, करनूल केव्स और भीमबेटका, ये सारी क्या है, पेलियोलिथिक साइट। जो आपके नोट्स होंगे ना, वहाँ पे मैंने अलग अलग बनाए हैं ये मैप्स के ऊपर, ठीक है जी। चलो, लास्ट लेक्चर से थोड़ा सा रिवाइज मार लेते हैं। यहाँ पे देखो नर्मदा रिवर दिख रही है, नीचे ताप्ती रिवर है, तो नर्मदा रिवर के ऊपर आती है विंध्यास रेंज और इसके नीचे आती है सतपुरा रेंज, ठीक है, फिर ताप्ती रिवर आ जाती है नीचे। तो यहाँ पे पेलियोलिथिक साइट्स कितनी हैं, एक मध्य प्रदेश की भीमबेटका, हंसगी बिटवीन कृष्णा रिवर एंड तुंगभद्रा रिवर, और इसके बाद करनूल केव्स, ये करनूल केव्स आपकी आती हैं आंध्र प्रदेश में। तो ये 3 साइट्स हैं जो कि आपकी पेलियोलिथिक साइट्स हैं। उसके बाद आ जाते हैं नियोलिथिक साइट्स पे। तो नियोलिथिक साइट्स को कैसे रिप्रेजेंट करा है, ब्लू कलर का है स्क्वायर मार्क, ठीक है। पय्यमपल्ली, पय्यमपल्ली आपके आज के तमिलनाडु वाले एरिया में आ गई, हलूर आ गया आपके कर्नाटका वाले एरिया में, ठीक है। उसके अलावा कोलदीवा और महागारा, कोलदीवा और महागारा आपके आज के यूपी में आ जाती है। बुरज़होम आ गया आपके कश्मीर वाले रीजन में, मेहरगढ़ आ गया आज के पाकिस्तान वाले एरिया में, वहीं पे दाऊजली हाल्डिंग ये आ गया आपके त्रिपुरा वाले एरिया में, चिरांद आ गया आपके बिहार वाले पोर्शन में। तो ये मैंने नोट्स में अलग से बनाई हुई है, ठीक है, नियोलिथिक साइट्स। फिर उसके बाद आती है मेगालिथिक साइट। मेगालिथिक साइट्स का मतलब है जहाँ पे बड़े बड़े बोल्डर्स मिलते थे, बरी करी जाएगी डेड बॉडी और उसके साइड में ना एक बड़ा सा पत्थर रख दिया जाता। डिफरेंट बिलीफ हुआ करते थे उस पत्थर को रखने के, कुछ मानते थे लाइफ आफ्टर डेथ में, कुछ बोलते थे कि सेफ्टी पर्पज से, तो डिफरेंट रीजंस थे बोल्डर्स रखने के लिए। तो ये बोल्डर वाली साइट्स कहाँ कहाँ पे मिलती हैं, इनको बोलते हैं मेगालिथिक साइट। तो एक मिलती है आपको अदिचन्नालूर। अदिचन्नालूर जो है आपके यहाँ पे बिल्कुल तमिलनाडु और केरला के सेंटर में मिलती है, मतलब कहीं ना कहीं जहाँ पे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है उस वाले एरिया में। दूसरी जगह आ जाती है आपकी ब्रह्मागिरी। तो वो ब्रह्मागिरी जो है ये भी बॉर्डर्ड एरियाज आएंगे आपके आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, यहाँ वाले एरिया में जहाँ पे ब्रह्मागिरी आ जाते हैं। कुछ बोलते हैं कि वेस्टर्न महाराष्ट्र वाला एरिया है, पर स्टिल बॉर्डर वाले एरिया में ज़्यादा कन्वीनियंट है, ठीक है। तो दीज आर द मेगालिथिक साइट्स। फिर उसके बाद कुछ अर्ली विलेजेस बने, क्योंकि सेटलमेंट होने लगी, जब लोगों को पता लग गया ना कल्टीवेशन का, तो उसके बाद सेटलमेंट होने लगी लोगों की। तो अर्ली विलेजेस कहाँ कहाँ पे मिले हमें, एक तो इनाम गांव में। इनाम गांव पड़ता है आपका गोदावरी रिवर के नीचे और कृष्णा रिवर के ऊपर। तो इनाम गांव के ऊपर से जाएगी गोदावरी रिवर, नीचे से जाएगी कृष्णा रिवर, ठीक है। तो ये ऐसे डायरेक्शंस भी याद रखनी है। इनाम गांव आपका पड़ता है महाराष्ट्र में, ओके। उसके बाद आती हैं मॉडर्न सिटीज़। अब सिटीज़ भी मॉडर्नाइज हुई, तो कहाँ कहाँ पे, एक आ गई मुंबई यानी कि महाराष्ट्र और दूसरी आती है कोलकाता यानी कि वेस्ट बंगाल।
अब बोलते कि जैसे जैसे स्टोन टूल्स थे उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ती गई तो लोगों ने डिफरेंट क्वालिटी के स्टोन टूल्स बनाने लगे। तो आप स्टोन एज पढ़ते हो, जब स्टोन एज आप पढ़ते हो तो उसमें 3 फेजेस आते हैं, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। तो पेलियोलिथिक में आप देखोगे कि जो स्टोन्स थे वो बहुत ब्लंट हुआ करते थे, ब्लंट मतलब थोड़े से मोटे होंगे ऐसे। पर वहीं पे आप जब मीज़ोलिथिक में जाओगे ये छोटे टूल्स यूज़ करेंगे और काफ़ी शार्प यूज़ करेंगे। और नियोलिथिक में जाओगे ना जब, तो बहुत ज़्यादा एडवांस टूल ये यूज़ करने लग जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है इन्वेंशन होता गया। अब ये भीमबेटका भी हमने देखा ना मैप के ऊपर, ये वाला रीजन, ये भीमबेटका, ये कहाँ पे लाया करता है, आपके मध्य प्रदेश में। तो वहाँ पे हमें काफ़ी सारी केव पेंटिंग्स भी देखने को मिलती हैं। तो ये केव पेंटिंग जो है ये वही ली गई है फ्रॉम द भीमबेटका केव। तो ओल्ड साइट है विद द केव्स एंड रॉक शेल्टर। यहाँ पे लोग रहा करते थे। फॉर एग्जांपल अगर बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है या फिर बहुत ज़्यादा तूफान चला हुआ है तो लोग शेल्टर ले लिया करते थे इनसाइड द भीमबेटका केव विच इज़ लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। और फिर वहाँ पे क्या करते थे, अब टाइम पास भी तो करना है ना, तो टाइम पास करने लगे बाय ड्राइंग द पेंटिंग्स। तो ये भी एक पेंटिंग है जो कि रॉक शेल्टर से ली गई है, ठीक है। उसी तरह से ये जो रॉक शेल्टर है ना ये बहुत क्लोज है नर्मदा वैली के। नर्मदा वैली वही वैली है जिसके ऊपर से विंध्यास रेंज आती है और नीचे से सतपुरा रेंज आती है। सतपुरा रेंज के नीचे से ताप्ती रिवर जाती है। ये चीज़ें ध्यान रखना। ये आपकी ना सिर्फ एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है बट जोग्राफी से भी, अगेन इंडियन जोग्राफी आप देखते हो उससे इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आप जो इंडियन रिवर वाटर डिस्प्यूट्स के केसेस पढ़ते हो पॉलिटी में, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको लोकेशंस का पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो कृष्णा रिवर वाटर डिस्प्यूट है ये अभी न्यूज़ में भी चल रहा था, तो दैट्स वाई इम्पॉर्टेंट। चलो, तो बहुत सारे एग्जांपल्स हमें मध्य प्रदेश से ही देखने को मिलते हैं और कुछ सदर्न उत्तर प्रदेश से भी मिलते हैं जहाँ पे ये पेंटिंग शो करती है वाइल्ड एनिमल्स की। और पेंटिंग्स बहुत अच्छे तरीके से बनाई गई है विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल्स। तो ये सिनारियो दिखाया गया है आपको, ये वाला, ठीक है, भीमबेटका केव्स का। साइट क्या होती है, यहाँ पे बोला गया साइट का मतलब क्या होता है। तो ये वो प्लेसेस होते हैं जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के हमें रिमेन्स मिलते हैं, मतलब देयर कैन बी टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग्स एट्सेट्रा, ठीक है, ऑर्नामेंट्स हो सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद बोला कि ये चीज़ें जो होती हैं वो जो पुराने लोग हुआ करते थे उन्होंने बना के छोड़ी होती हैं और आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, उन चीज़ों को दोबारा से चेकआउट करते हैं। तो दीज में बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, बरीड अंडर द अर्थ और समटाइम इवन अंडर द वाटर। तो आगे के चैप्टर्स में आप देखोगे कि कहाँ कहाँ पे क्या चीज़ें हमें मिलती हैं। फिर बोला करनूल केव्स देखो कहाँ पे। करनूल केव्स हमने कहाँ पे देखी, आंध्र प्रदेश में। अभी आंध्र प्रदेश में देखी ना, तो यहाँ पे हमें ऐश माउंड मिलेंगे देखने को। क्या मिलेंगे, ऐश माउंड, बड़े बड़े टिल्ले बने हुए हैं ऐश के, मिट्टी के या फिर राख के, इस तरह से। इससे पता लगता है कि अगर राख के टिल्ले हमें मिले हैं तो इनको फायर का यूज़ पता था, ठीक है। तो फायर के यूज़ के फायर यूज़ की जाती थी फॉर डिफरेंट पर्पजेस, जैसे कि एज अ सोर्स ऑफ लाइट, टू रोस्ट मीट एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स को दूर रखने के लिए। तो अब यहाँ पे बोला गया है वाई डू वी यूज़ फायर फॉर टुडे, ये आपके सोचने का क्वेश्चन है। अब बोला गया आर्कियोलॉजिस्ट ने स्टडी करी ये सारी चीज़ें और उन्होंने बोला कि जो अर्लीस्ट पीरियड हुआ करता था दैट वाज द पेलियोलिथिक, ठीक है। पेलियो का मतलब होता है ओल्ड और लिथ का मतलब होता है स्टोन, यानी कि ओल्ड स्टोन एज। तो इसका नाम पड़ गया। इससे हमें पता चलता है इसके नाम से कि स्टोन की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी ड्यूरिंग द पेलियोलिथिक पीरियड। पेलियोलिथिक पीरियड की बात करें तो 2 मिलियन ईयर्स एगो टू 12,000 ईयर्स एगो, इतना इनका टाइम पीरियड था। इतने टाइम पहले ये एग्जिस्ट किया करते थे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा टाइम है। फिर पेलियोलिथिक पीरियड को और 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, लोअर पेलियोलिथिक, मिडल पेलियोलिथिक और अपर पेलियोलिथिक, ठीक है। तो 99% ह्यूमन हिस्ट्री कहाँ पे लाई करती है, आपके पेलियोलिथिक एरा में ही लाई करती है। अब क्या होता है, जब पेलियोलिथिक पीरियड आपका चल रहा था तो एनवायरनमेंट के चेंजेस आते हैं। अब देखो जो पेलियोलिथिक पीरियड था ना उसको आइस एज भी बोल देते हैं। और जब आइस थी ना सब तरफ तो उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं थी प्लांट्स की, बट जैसे जैसे कंडीशन चेंज हुई, एनवायरनमेंट की कंडीशन चेंज हुई, यानी कि आइस से टर्निंग हुए टुवर्ड द कोल्ड टेम्परेचर टुवर्ड वार्म टेम्परेचर, वार्मिंग होने लगी तो ग्रासलैंड ग्रो करने लगे, ग्रासलैंड ग्रो हुए तो ग्रेजिंग एनिमल इंक्रीज़ करने लगे, ग्रेजिंग एनिमल इंक्रीज़ करे तो यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स इंक्रीज़ करे, ठीक है। इस तरह से ग्रोथ होने को देखने को मिलती है। फिर आ जाता है मेसोलिथिक। मेसोलिथिक जो है अब 12,000 पे ख़त्म होता है पेलियोलिथिक, तो 10,000 ईयर्स एगो टू 10,000 ईयर्स एगो ये टाइम स्पैन रहता है आपका मेसोलिथिक का। मेसो स्टैंड फॉर मिडल एंड लिथ अगेन स्टैंड फॉर द स्टोन।
तो इसको बोल दिया मिडल स्टोन एज। तो यहाँ पे जो स्टोन मिलेंगे ना हमें, वो काफ़ी छोटे थे, जिनको बोला गया माइक्रोलिथ। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आ सकता है क्वेश्चन कि माइक्रोलिथ किस पीरियड में यूज़ हुए थे, तो माइक्रो यूज्ड इन द मेसोलिथिक पीरियड। ठीक है, तो इनमें हैंडल्स भी लगाए जाते थे ताकि अच्छे से ग्रिप बना सके। सिक्कल आपने देखी होगी ना, दाट टीवी जिसको बोलते हैं, इस तरह से दिखती है, घास काटने के लिए यूज़ होती है, तो उस तरह के बनाए गए इन टाइम पे। अब इसके बाद 10,000 पे ख़त्म होता है मेसोलिथिक, और उसके बाद जो टाइम पीरियड शुरू होगा वो है नियोलिथिक। नियो फॉर न्यू एंड लिथिक फॉर स्टोन, दैट इज़ द नियोलिथिक। वी हैव मैंशन द नेम ऑफ सम प्लेसेस। हमने काफ़ी सारी साइट्स ऑलरेडी देख ली हैं मैप के ऊपर, तो वहाँ से इसको दोबारा से टैली करना है, ऑल्दो मैंने नोट्स में डिफरेंट बना रखे हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हो। बोला गया कि 12,000 से पहले की अगर बात करें तो बहुत सारे मेजर चेंजेस होते हैं क्लाइमेट के अंदर थ्रू आउट द वर्ल्ड। और कैसी कंडीशन आ जाती है, वार्म कंडीशन, मतलब पहले टेम्परेचर लो हुआ करता था, बाद में इंक्रीज़ करने लगा। बहुत सारे एरियाज़ में ग्रासलैंड डेवलप कर गई, और जैसे ही ग्रासलैंड डेवलप हुई तो नंबर ऑफ डियर, एंटीलोप, गोट, शीप, कैटल, ये सारे इंक्रीज़ करने लगे, जो कि ग्रास के ऊपर सर्वाइव कर सकते थे। जो इनको हंट किया करते थे एनिमल्स को, वो उनको फॉलो करने लगे, उनकी फूड हैबिट्स को देखते थे, फिर उसी से उनको क्या किया करते थे, ब्रीडिंग सीजन में उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ करवाया करते थे। तो इस तरह से एक तरह से फूड चेन चलने लगी, फूड चेन का कॉन्सेप्ट आ गया। इट इज़ लाइकली दैट दिस हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग। अब यहाँ से लोगों को आइडिया लगा कि क्यों ना हम इनको पालना शुरू कर दें, क्यों ना हम इनकी डोमेस्टिकेशन शुरू कर दें। और जब डोमेस्टिकेशन शुरू करी तो इनको इम्पोर्टेंस ऑफ मिल्क भी पता चलती है और मीट भी पता चलती है। ठीक है, मीट तो ये यूज़ कर ही रहे थे, पर मिल्क की भी इनको इम्पोर्टेंस रियलाइज़ होती है। फिशिंग भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यहाँ से फार्मिंग और हर्डिंग का कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है। वीट, बार्ले, राइस, इनको ग्रो करना शुरू कर दिया गया इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रेन प्रोबेबली कलेक्टेड दीज ग्रेन एज फूड। अब देखो ये क्या करते थे, सोइंग किया करते थे और उसको फिर पानी दिया करते थे प्रॉपर, इवन रेनफॉल हो जाया करता था। इनको पता होता था अब ये क्या करेगा, सो करेगा, यहाँ से प्लांट निकलने लगेगा, और जब प्लांट निकलेगा यहाँ से तो इसके ऊपर ग्रेन भी आएगा, पर उसके साथ कुछ पंगे भी पड़ेंगे। क्या क्या, जैसे कि बर्ड्स ग्रेन को खाने में आएंगे, ठीक है, खाने के लिए आएंगे, वहीं पे ग्रेजिंग एनिमल्स भी आएंगे, वो भी इसको खाने लगेंगे। तो उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई कि किस तरह से इस क्रॉप को हमने बचा के भी रखना है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आई अलॉन्ग विद द सेटलमेंट। तो अब बिकॉज इन्होंने अपनी खेती करनी शुरू कर दी, तो इनकी जो लाइफ थी दैट टर्न्ड इनटू सेटल्ड लाइफ। अब ये एक जगह से दूसरी जगह पे, यानी कि नोमैडिज्म शो नहीं कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, थोड़ा सेटल होने लग गए एक जगह के ऊपर, बिकॉज इनके अब खेत बन चुके हैं। तो पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल्स बाय लीविंग फूड फॉर देम नियर दियर शेल्टर। अब देखो इनको आइडिया लग गया कि कौन सा एनिमल क्या चीज़ पसंद करता है। तो जब टेम करना होता था किसी एनिमल को, तो ये उसका फेवरेट फूड वहाँ पे रख दिया करते थे और उनको खा लिया करते थे। ठीक है, और उसके बाद आता है द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वाज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। तो सबसे पहले जो टेम किया गया था एनिमल वो था वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग। लेटर पीपल एनकरेज एनिमल्स दैट वर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैंपस वेयर दे लिव। और ये एनिमल्स हुआ करते थे जैसे कि शीप, गोट, कैटल एंड ऑल्सो पिग लिव्ड इन द हर्ड्स। एंड ये सारे के सारे मोस्ट ऑफ द टाइम क्या खाते थे, ग्रास। पीपल प्रोटेक्टेड दीज एनिमल्स फ्रॉम अटैक्स बाय अदर वाइल्ड एनिमल। दिस इज़ हाउ टू बिकम हर्डर। ओके, ये आइडिया दे रहा है कि कैसे हर्डर बनना है। कैन यू थिंक ऑफ एनी रीज़न वाई द डॉग वॉज परहैप्स द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम? क्यों किया होगा, थोड़ा सोचो, कमेंट में बताना भी ज़रूर। अब बोलते डोमेस्टिकेशन क्या होती है, तो ये वो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू लोग प्लांट्स ग्रो करते हैं और एनिमल्स को देखते हैं। मतलब अब किसी इंसान ने अपने घर पे एनिमल रखा है तो उसको घास भी तो डालनी पड़ेगी ना, तो ये दोनों प्रोसेसेस एक साथ चलेंगी। तो प्लांट एंड एनिमल दैट आर टेंडेड बाय पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड प्लांट एंड एनिमल्स। क्योंकि जो पीपल हैं वो सेलेक्ट करेंगे कैटेगरी कि कौन से प्लांट हमें ग्रो करने हैं और कौन से एनिमल हमें डोमेस्टिकेट करने हैं। एग्जाम्पल, सेलेक्ट दोज plant and animals that are not prone to disease, obviously disease ना लगे। they also select plants that yield large size grain का size बड़ा होगा तो ultimately इनका फ़ायदा होगा। and have strong stalks capable of bearing the weight of the ripe grain। अब वीट ही होती है, वीट के ऊपर लगता है ना ग्रेन, तो ऐसे ना हो कि इतना वज़न हो ग्रेन का कि ये पूरा टिल्ला ही गिर जाए। ठीक है, तो क्वालिटी चेक करी जाएगी पूरी। पर वाइल्ड लाइफ होती है वहाँ पे थोड़ी कोई देख रहा है कि कैसी है, तो क्वालिटी डिपेंडेंट होते हैं व्हेन इट कम्स टू द कल्टीवेशन और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, कल्टीवेशन फॉर प्लांट्स एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स।
अमंग एनिमल दोज आर रिलेटिवली जेंटल होंगे और उनको सेलेक्ट करा जाएगा, उनकी ब्रीडिंग करवाई जाएगी सो टू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन। इसी वजह से जो एनिमल की डोमेस्टिकेशन है वो शुरू हो जाती है और जो प्लांट हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। एग्जाम्पल, टीथ एंड हॉर्न्स ऑफ वाइल्ड एनिमल आर यूजुअली लार्जर देन दोज ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल, क्योंकि उन्होंने उधर फ्लैश ही खानी है, पर जो जेंटल है उनको मिल रहा है, उसी के ऊपर उनकी डिपेंडेंसी है। लुक एट द टू सेट्स ऑफ टीथ, ये जो दो तरह के टीथ दिखाए हैं, ये जो फर्स्ट इमेज है ना, यहाँ पे रुको येलो कलर से, ये जो ये वाली है फर्स्ट इमेज, ये फर्स्ट इमेज रिप्रेजेंट करती है जिनको डोमेस्टिकेट करा गया था, ये वो एनिमल्स हैं। जो सेकंड टीथ है ये वो एनिमल्स हैं जो वाइल्ड एनिमल्स हैं। तो इससे पता लगती है इनकी ईटिंग हैबिट। एनिमल सेम तरह के हैं पर टीथ का साइज़ छोटा या बड़ा है। बड़े साइज़ क्यों चाहिए होंगे? अगर उसको फ्लैश ही खाना है कॉन्टीन्यूसली तो उसके लिए ज़्यादा जोर लगेगा ना, तो उसके लिए बड़े दांत चाहिए होते थे। तो domestication was a gradual process that took place in many parts of the world, and 12,000 years ago ये start हो गया था। Virtually all the plants and animal produce that we use of food today as a result of domestication. Some of the earliest plants to be domesticated were wheat and barley. Earliest domesticated animals include sheep and goat. New way of life, अगर आपके पास seeds हैं, आप उसमें एक चीज़ नोटिस करोगे कि जब आप उसको सो करोगे काफ़ी टाइम के लिए, उसको वहीं पे रखोगे, तो कुछ चीज़ें वहाँ से मर्ज होने लगती हैं। वो होती है बेसिकली कि इस प्लांट के अंदर ग्रोथ हो सकती है। तो जैसे इसको सो किया जाएगा तो इससे एक न्यू लाइफ ओरिजिनेट करेगी। हम क्या करते हैं, अब जैसे एक टाइम का निकल गया वीट, ठीक है, अब थ्रेशिंग हो गई है उसकी पूरी, और जो स्टॉक था वो सेपरेट कर दिया गया है फ्रॉम द ग्रेन। अब ग्रेन क्या करेंगे, कुछ ग्रेन खा लेंगे जिसका बन जाएगा आटा, आटे की बनेगी चपाती बना लो, हलवा बना लो, जो मर्ज़ी। और उसके बाद दूसरा क्या होगा उस ग्रेन का, उसको कर लेंगे हम स्टोर क्यों करेंगे? ताकि हम दोबारा से उसको कल्टीवेट कर सकें। तो दैट्स हाउ वी डू द कल्टीवेशन इन दिस पीरियड, ठीक है। तो ग्रेन जो है वो केयरफुली यूज़ किया जाता है, जो अच्छी क्वालिटी का होगा उसको हम सीड की फॉर्म में भी रखेंगे फॉर द नेक्स्ट टाइम। तो ये जो ग्रेन होंगे दे हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड seed. People had to think of the ways of storing it. In many areas they began making large clay pots. ठीक है, अब इन लोगों ने क्या किया, ये पुराने टाइम पे आ गए, इन्होंने घड़े वगैरह बनाने शुरू कर दिए या फिर वोवन बास्केट्स बनाने शुरू कर दिए इस तरह से, ताकि इनकी स्टोरेज करी जा सके जो भी इन्होंने ग्रेन्स करे थे। या फिर क्या करते थे, ज़मीन के अंदर पिट कर दिया करते थे और उस पिट के अंदर स्टोर कर लिया करते थे। अब एनिमल्स थे, उन्होंने मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया, और जस्ट बिकॉज अब इनकी डोमेस्टिकेशन भी हो रही थी तो मिल्क की इंपॉर्टेंस पता लगी, विच बिकेम द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड। और इसके अलावा मीट के लिए भी कभी कभी एनिमल्स को यूज़ किया जाने लगा, बट डाइट क्या आ गई यहाँ पे साथ में, वेजिटेरियन, ठीक है। और उसके बाद आता है फाइंड आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर। यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स। चलो मैप पे दिखाते हैं दोबारा से। ब्लू स्क्वायर्स को बोला है यानी कि न्यूलिथिक साइट्स की बात हो रही है। पय्यमपल्ला, हलूर आ गया, कोल दीवान, महागारा, चिरान, दौजली, हार्डिंग, मेहरगढ़, बुरजाहोम, इन साइट्स की बात हो रही है यहाँ पे। लेट्स सी। ईच मार्क्स अ साइट फ्रॉम वेयर आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंसेस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर। तो ये जो आपकी नियोलिथिक साइट्स हैं ऊपर, नियोलिथिक साइट्स जिनको ब्लू स्क्वायर में रिप्रेजेंट करा हुआ है, वो बता रहा है कि वहाँ पे इन सारी साइट से हमें क्या एविडेंसेस मिले हैं कि यहाँ पे एक टाइम पे फार्मर्स एंड हर्डर्स एग्जिस्ट किया करते थे, ठीक है। तो मतलब ये थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट हमें देखने को मिलेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन आर द नॉर्थ वेस्ट में हमने कौन सी जगह देखी, मेहरगढ़, और प्रेजेंट डे कश्मीर में कौन सी देखी, बुरजाहोम, ठीक है। ईस्ट एंड साउथ इंडिया में भी हमने देखी, पय्यमपल्ला देखी, हलूर देखी, और नॉर्थ ईस्ट में हम अगर जाएं तो हमने क्या देखी, दौजली, हार्डिंग। चलो, टू फाइंड आउट वेदर दीज साइट्स वर सेटलमेंट ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स, साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल बोन्स। अब एविडेंसेस के बेसिस पे देखा गया कि जो भी एविडेंसेस मिले थे उनकी कार्बन डेटिंग करी गई, जस्ट टू एनालाइज व्हाट वाज द पर्पस ऑफ पर्टिकुलर थिंग। Scientists can identify these grains, and so we know that number of crops were grown in different part of the subcontinent. मतलब different crops grow करी गई in different parts of the continent. They can also identify the bones of different animals. सेटल लाइफ, अब सेटल लाइफ तो होनी थी ना, क्यों हुई, बिकॉज हमें मिलते हैं एविडेंसेस ऑफ
हट्स मिलने लगे और कुछ जगह पे घर मिलने लगे, तो मतलब सेटल हो चुके हैं। तो फॉर इंस्टेंस जैसे बुर्जा होम जो कि आज के कश्मीर में है, वहाँ पे पिट हाउसेस बनाए हुए थे उन्होंने। ठीक है, पिट हाउसेस का मतलब है ये ज़मीन है, एक कमरा नीचे भी होगा, इस तरह से ज़मीन के नीचे अंडरग्राउंड, क्योंकि ठंड ज़्यादा होती है ना कश्मीर वाले पोर्शन में, तो ठंड से बचने के लिए नीचे डिगिंग करी जाती थी, सो टू हैव अ वार्म कंडीशन। दीज मे हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन द कोल्ड वेदर, कोल्ड वेदर में प्रोवाइड करेगा शेल्टर। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड कुकिंग हर्ड्स मिले, ठीक है, चूल्हे टाइप मिले। क्यों मिले? जस्ट टू कुक द फूड। और ये जो हर्ड्स हुआ करते थे ना, चूल्हे हुआ करते थे, ये घर के अंदर भी मिले और बाहर भी मिले, दोनों जगह पे देखने को मिलते हैं हमें, जस्ट टू कुक द फूड। स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइट्स एज वेल, काफ़ी सारे स्टोन टूल्स भी देखने को मिलते हैं। पेलियोलिथिक टूल एंड दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड नियोलिथिक। तो अब देखो इतनी सारी एडवांसमेंट मिलती है, डिफरेंट टाइप के हाउसेस देखने को मिले, डिफरेंट तरीक़ों से उनको बनाया गया है, तो डिफरेंट टेक्निक्स देखने को मिली, और इसके अलावा बहुत सारे एडवांस टूल्स देखने को मिले। तो हम बोल सकते हैं ना कि दे वर नियोलिथिक पीपल, यानी कि न्यू स्टोन एज पीरियड। These include tools that were polished to give a fine cutting edge and mortars and pestle। मोटार और पेशल किस लिए? कोई चीज़ अगर ग्राइंड करनी है, ये मोटार और ये कुछ पेसल, इस तरह से मोटार और पेसल, फिर इसके अंदर कोई चीज़ डाल दिया है, इसकी हेल्प से इसको ग्राइंड करेंगे। तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं इन द नियोलिथिक पीरियड फॉर ग्राइंडिंग द ग्रेन्स। सेवरल थाउजेंड ईयर लेटर आज भी यूज़ करते हैं इन चीज़ों को। At the same time, tools of the Paleolithic type continued to be made and used, and remember some tools were also made of bones। तो ये उस टाइम के न्यू स्टोन टूल्स हैं, यानी कि नियोलिथिक पीरियड के हैं, ठीक है, ये सारे स्टोन। Many kind of earthen pots have also been found। These were sometimes decorated and were used for storing the things। People began using pots for cooking food, especially grains like rice, wheat, lentils, that now became an important part of the diet। Besides, they began weaving clothes using different kind of material, for example cotton, they could now be grown। Did things change everywhere and all at once? Not quite। In many areas men and women still continue to hunt and gather food। जैसे अगर आप अंडमान वाले एरिया में देखोगे ना, अंडमान एंड निकोबार, इवन इन सम ट्राइब्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, इन एरियाज़ में अगर आप देखोगे तो आज भी हंटिंग एंड गैदरिंग पे डिपेंडेंसी है, ठीक है। तो ये नहीं बोल सकते कि पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। चलो, अब बोला गया है ये जार दिखाया गया है आपको एक पिक्चर में, किस लिए यूज़ हुआ होगा? तो अभी हमने देखा फॉर द स्टोरेज ऑफ ग्रेन, या कोई भी फूड आइटम हो सकती है, मिल्क हो सकता है, और इवन बाय द टाइम हम देखेंगे ये लोग लिकर भी बनाएंगे, तो लिकर बनाने के लिए क्या करेंगे, इनमें छोटे छोटे होल कर देंगे इन पॉट्स के अंदर, ताकि फर्मेंटेशन की जा सके, ठीक है। अब बोला मेहरगढ़ देखो मैप में, तो मेहरगढ़ आप देख चुके हो, आज के पाकिस्तान वाले एरिया में था कहीं ना कहीं, तो ये आ गया आपका मेहरगढ़ विच इज़ इन द पाकिस्तान, और एक नियोलिथिक साइट भी है ये। मेहरगढ़ की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एक तो वहाँ पे बोलन पास लाया करता है, तो बोलन पास कहाँ जैसे लाया होता है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ यहीं पे, ऑल्दो मैंने नोट्स में वो मैप में ड्रॉ करके दिखाया हुआ है, तो जस्ट अ सेकेंड। तो ये है आपका मेहरगढ़, ये है आपका मेहरगढ़, इस तरह से यहाँ पे है आपका बोलन पास। ये बोलन पास जो है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रूट टूवर्ड द ईरान वाले एरिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूट हुआ करता था ये, ठीक है। ईरान के लिए जब लोग निकला करते थे तो यहीं से निकला करते थे, बोलन पास। मेहरगढ़ वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेसेस वेयर पीपल लर्न टू ग्रो बार्ली एंड वीट। अब देखो ये हमने कल के लेक्चर में भी देख लिया था कि यहाँ पे बार्ली एंड वीट को ग्रो किया करते थे, शीप को रेयर किया करते थे, गोट्स को भी रेयर करा करते थे फॉर द फर्स्ट इन दिस एरिया। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस दैट वी नो अबाउट। इस साइड पे बहुत सारे एनिमल्स बोन्स हमें देखने को मिलती हैं, बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल जैसे कि डियर एंड पिग, एंड ऑल्सो बोन्स ऑफ शीप एंड गोट वर फाउंड। अदर फाइंड एट मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ, अब देखो स्क्वायर शेप के और रेक्टेंगुलर शेप के घर भी देखने को मिलते हैं, और हर एक घर के अंदर हमें 4 या ज़्यादा कंपार्टमेंट देखने को मिलते हैं, और कुछ जो घरों के कंपार्टमेंट्स हुआ करते थे वो ग्रेनरी के लिए होते थे, यानी कि स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स के लिए भी हुआ करते थे, कुछ रहने के लिए हुआ करते थे, और यहाँ से पता लगता है कि कॉम्प्लेक्स फैमिली स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है। ये बरियल दिखाया गया है जो कि अगेन मेहरगढ़ से ही मिला हुआ है। तो इसकी ये जो डेड बॉडी है ना एक ह्यूमन बीइंग की, इसकी साइड में रख दी जाती थी गोट्स। ये माना जाता था लाइफ आफ्टर डेथ में कि इसको भूख लगेगी जब ये दूसरी ज़िंदगी में जाएंगे, तो भूख ना लगे तो इसलिए गोट रख दी जाती थी,
ठीक है, तो ये मेहरगढ़ से एविडेंसेस हमें सारे मिले हैं देखने को। तो जब लोग मर जाया करते थे तो उनके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स उनको रिस्पेक्ट ट्रिब्यूट करने के लिए बरी किया करते थे। पीपल लुक आफ्टर देम परहैप्स इन द बिलीव दैट देयर इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ। जो बरियल है एक डिफरेंट टाइप की अरेंजमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे डिफरेंट साइट्स के ऊपर। मेहरगढ़ की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये क्या करते थे, गोट्स को रखते थे। पर हम बहुत टाइम के बाद देखेंगे जो बुरजा होम या फिर यूँ कह लो कश्मीर वाला एरिया है ना, वहाँ पे कश्मीर में हमें देखने को मिलेगा कि जो ह्यूमन बीइंग था उसकी डेड बॉडी रखी गई थी डॉग के साथ। बाय द टाइम चेंजेस मिलेंगे, पर मेहरगढ़ में गोट के साथ रखी जाती थी। और ये बोला जाता है कि ये गोट जो होगी एज अ फूड के फॉर्म में यूज़ होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका चैप्टर नंबर 2 ऑफ हिस्ट्री क्लास, हिस्ट्री ऑफ 6th क्लास। अभी एक समरी ले लेते हैं फटाफट से फ्रॉम द नोट्स। यहाँ पे सारी चीज़ें एडेड हैं। तो हंटर एंड गैदरर्स थे, किस तरह से वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाया करते थे। बहुत सारे रीज़न थे उनके एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए, बिकॉज जो प्लांट्स और एनिमल रिसोर्सेज थे वो कम हुआ करते थे। एनिमल एक जगह से दूसरी जगह पे जाया करते थे। प्लांट एंड ट्री बेयर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन। वाटर फॉर सर्वाइवल। बहुत सारी रिवर्स जो हैं वो पेरेनियल हुआ करती थी, यानी कि थ्रू आउट ईयर प्रेजेंट होती हैं। जो थ्रू आउट ईयर मतलब इनका सोर्स क्या होगा, तो ग्लेशियर। फिर आते हैं टूल्स पे। हंटर गैदरर टूल्स यूज़ किया करते थे जो कि स्टोन के बने होते थे, बोन्स या फिर वुड्स के। किसके लिए यूज़ करे जाते थे, तो ग्राउंड को डिग करने के लिए और या फिर अपने एनिमल स्किन से जो ये क्लोथ बनाते थे उसको स्टिच करने के लिए। पेलियोलिथिक साइट हमने मैप पे देखी, 3 इंपॉर्टेंट पेलियोलिथिक साइट हमें देखने को मिलती है। वन इज़ द भीमबेटका केव्स, कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। एक आती है आपकी हंसगी। क्यों इंपॉर्टेंट है, जस्ट बिकॉज ये इतने इंपॉर्टेंट फर्टाइल रीजन में प्रेजेंट है बिटवीन द कृष्णा रिवर एंड तुंगभद्रा रिवर। तो यहाँ पे आती है हंसगी। यहाँ पे आ जाती है कर्नूल केव्स, जहाँ पे हमें क्या मिला है, ऐश माउंट। ठीक है, कर्नूल केव्स कहाँ पे लाया करती हैं, तो ये आपके आंध्र प्रदेश में लाया करते हैं। फिर नियोलिथिक साइट्स हमने देखी, बहुत सारी थी। मेहरगढ़ देखी, मेहरगढ़ का हमने बरियल सिस्टम देखा, किस तरह से डेड बॉडी को गोट्स के साथ दफनाया जाता था। बुरजा होम हम जाते हैं जहाँ पे हमें पिट ड्वेलिंग्स देखने को मिलती हैं, यानी कि इनके जो घर होते थे वो थोड़े से ज़मीन के अंदर हुआ करते थे, जस्ट बिकॉज विंटर से बचने के लिए। कोलदीवा और महागारा ये यूपी में आती हैं आपकी, चिरंद आपकी बिहार में आ गई, दौजली हैडिंग आपकी त्रिपुरा वाले एरिया में आ गई, पय्यमपला तमिलनाडु, हलूर इन कर्नाटका। मेगालिथिक साइट यानी कि जहाँ पे बड़े बड़े स्टोन के बोल्डर्स रखे जाते थे वो मिलती है इन ब्रह्मगिरी और आदिचन्नालूर। अर्ली विलेजेस कहाँ पे मिले, इनाम गांव विच इज़ इन महाराष्ट्र। मॉडर्न सिटीज़ मिलती हैं कोलकाता और मुंबई। मुंबई इज़ इन महाराष्ट्र, कोलकाता इज़ इन बंगाल, यानी कि कैपिटल्स हैं रिस्पेक्टिवली। साइट क्या होती है, ऐसी जगह जहाँ पे हमें थिंग्स के रिमेन्स मिलते हैं। वो टूल्स हो सकते हैं, पॉट्स हो सकते हैं, बिल्डिंग्स हो सकती हैं। कर्नूल केव्स जो हैं, जो कि आंध्र प्रदेश में मिली, वहाँ पे हमें ऐश माउंट भी देखने को मिलता है। फायर के यूजेस देखे हमने थ्रू आउट द चैप्टर। सोर्स ऑफ लाइट इन ऑर्डर टू रोस्ट द मीट एंड स्केयर अवे एनिमल। जैसे वाइल्ड एनिमल्स आ जाते थे तो उनको फायर दिखाएं, आज भी ये मेथड यूज़ करे जाते हैं। फिर हमने देखा पेलियोलिथिक पीरियड का सिग्निफिकेंस। 2 मिलियन ईयर्स एगो टू 12,000 ईयर्स एगो तक ये टाइम पीरियड चलता है। पेलियोलिथिक ये शब्द ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। पेलियो का मतलब होता है ओल्ड, लिथिक का मतलब होता है स्टोन, तो ओल्ड स्टोन पीरियड। मीजोलिथिक का मतलब होता है मिडल एंड स्टोन। पहले देखो पेलियोलिथिक में आइस एज होगी, बट बाय द टाइम ये कंडीशन हो जाएंगी वार्म। जैसे हम मेजोलिथिक पीरियड विच इज़ गोइंग टू बी फ्रॉम 12,000 टू 10,000 ईयर्स एगो, तो ये लोग माइक्रोलिथ यूज़ करना शुरू कर देंगे। माइक्रोलिथ का मतलब है माइक्रो फॉर स्मॉल एंड लिथ मीन स्टोन, छोटे पत्थरों के टूल्स। वार्म हो जाएगी कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज हुई और ग्रासलैंड बनने लगेंगे। ग्रासलैंड बने तो एनिमल्स जो ग्रेजिंग करते हैं वो इंक्रीज कर जाएंगे। फिर हमने नियोलिथिक पीरियड देखा, नियो फॉर न्यू, लिथिक फॉर स्टोन एंड पीरियड। 10,000 ईयर्स एगो पहले ये चलता है। यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट एनिमल जो टेम करा वो था एंसेस्टर ऑफ वाइल्ड डॉग। और यहाँ पे अर्लीस्ट प्लांट्स कौन कौन से कल्टीवेट होते हुए दिखे, वीट एंड बार्ले। स्पेशली कौन से रीजन से शुरू हुए थे, तो मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पे है, आज के पाकिस्तान में, जहाँ पे आपने बोलन पास भी देखा। ठीक है, बोलन पास, ये जो बोलन पास है आपका, ये इंपॉर्टेंट रूट हुआ करता था टूवर्ड द ईरान। एनिमल कौन कौन से डिमेस्टिकेट करे, जो कि काफ़ी जेंटल हुआ करते थे, जैसे कि आपकी शीप, गोट। पीपल स्टार्टेड सोइंग। अब देखो सीड की सोइंग इन्होंने शुरू कर दी, फिर ग्रोथ होने लगी, पर इन्होंने देखा कि कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी ग्रो कर रहे हैं, तो इन्होंने इस पर भी चेक रखा कि वीड्स ग्रो ना करें। वीड रिमूव कर दिए, उसके बाद प्लांट जो था वो प्रॉपर ग्रो कर जाता है। ये ग्रेन इसके डेवलप हुए। यहाँ पे जो ग्रेन थे इनके 2 पर्पस थे, या तो एज अ फूड यूज़ कर लो या फिर उसको जब अगली बार खेती करनी है तो उसके लिए स्टोर कर लो।
स्टोरेज के लिए क्या क्या यूज़ किया, कुछ लार्ज क्ले पॉट्स यूज़ कर लिए, वोवन बास्केट यूज़ कर लिया, फिर पिट्स बना देते थे और इसमें स्टोर कर लिया करते थे। ठीक है, उसके बाद बुर्जा होम विच इज़ इन आज के कश्मीर में जाएंगे, बुर्जा होम जाएंगे, वहाँ पे हमने देखा डिग इनटू द ग्राउंड। तो इनके पिट हाउसेस हुआ करते थे जो कि ज़मीन के नीचे बनाया करते थे ये लोग। अब नीचे जाने के लिए सोर्स भी तो चाहिए होगा ना, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे स्टेयर्स लगा दी थी, स्टेप्स लगाए हुए थे प्रॉपर, जो कि अंदर ले जाया करते थे। फिर कुकिंग हर्ट्स देखने को मिलते हैं, घरों के अंदर भी थे बाहर भी थे। क्या पर्पस था, कुकिंग का पर्पस था। फिर उसके बाद हमें पॉलिश, फाइन कटिंग एज, मोटार और पेंसिल देखने को मिलता है, जिससे ग्राइंडिंग करी जाती थी ग्रेन्स की। ठीक है, उसके बाद इस शेप में भी हुआ करते थे, एक ऐसे भी हुआ करता था, इसके ऊपर एक हैंडल सा लगा दिया जाएगा, एक और सर्कल होगा, फिर उसको घुमाएंगे और जो ग्रेन होगा वो ग्राइंड होता जाएगा। ये मेहरगढ़ की इंपॉर्टेंस दिखाई हुई है। यहाँ पे बोलन पास आ जाता है एक। बोलन पास की इंपॉर्टेंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि इट्स अ वे टू द ईरान। काफ़ी फर्टाइल प्लेन भी था। बोलन पास यहाँ पे लाया करता है और ये रूट है टूवर्ड द ईरान। दे ग्रू बार्ले एंड वीट, रेयर शीप एंड गोट्स। और यहाँ पे स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस भी देखने को मिलते हैं। बरियल देखें अगर मेहरगढ़ में काफ़ी स्पेसिफिक था। रिलेटिव जो हुआ करते थे डेड के, वो रिस्पेक्ट पे करने के लिए वहाँ पे बरी किया करते थे और उनका मानना था कि देयर इज़ अ लाइफ आफ्टर डेथ। तो उसको गोट के साथ बरी किया जाता था ताकि वो नेक्स्ट वर्ल्ड में उसको फूड प्रोवाइड कर सकें। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 2 ऑफ 6th क्लास हिस्ट्री। सो थैंक यू, आई जस्ट होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। सो अभी नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे, चैप्टर नंबर 3, जो कि आपका नेक्स्ट वीडियो में आएगा। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। इन ऑर्डर टू हैव अ PDF यू कैन विजिट माय टेलीग्राम चैनल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू एवरीवन।